नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। मैं संजीव शर्मा हूं। आप हमारा गुड मॉर्निंग बुलेटिन देख रहे हैं। कुछ तकनीक की दिक्कतों की वजह से मैं इसको सीधे जो है शुरू कर रहा हूं बुलेटिन को। सबका स्वागत है। नाम कुछ लोगों के ले ही ले पाऊंगा, लेकिन मैं शाम को ये कमी पूरी कर दूंगा। अभी कोई टेक्निकल दिक्कत है नेटवर्क की, तो उसको लेकर जो है अभी हम ऐसी जगह पे हैं जहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तो कोई दिक्कत है, इसलिए सीधे इस बुलेटिन को शुरू करेंगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। आज 26 मई है। 26 मई आज है और 2014 के दिन 26 मई 2014 के दिन देश को नरेंद्र मोदी के रूप में 15वां प्रधानमंत्री मिला था। जी हाँ, आज ही के दिन नरेंद्र मोदी ने 2014 में अपने पहले कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री की शपथ ली थी। उनके कार्यकाल को आज 7 साल हो जाएंगे। दूसरी गवर्नमेंट उनकी लगातार है। 2019 में भी आपने उनको जनादेश दिया है और 7 साल इस तरह से नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के हो जाएंगे आज। हालांकि बीजेपी ने इसे जो है बिल्कुल भी एक जश्न के माहौल के रूप में मनाने के लिए मना किया है अपने कार्यकर्ताओं, क्योंकि कोविड का कहर जो है जारी है। लेकिन उधर दूसरी ओर आज ही देश में किसान आंदोलन के भी 6 महीने पूरे हैं। तो सरकार के लगातार कार्यकाल 7 पूरे हो गए हैं और किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे हो गए। और लेकिन किसानों ने इस आंदोलन में आज फिर से गति देने का फैसला किया है। उन्होंने बीजेपी अपनी सरकार की 7वीं सालगिरह पर कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं करेगी, लेकिन किसान आंदोलन के बड़े संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने आज देश भर में काला दिवस मनाने का ऐलान किया है। ब्लैक डे, जी हाँ, ब्लैक डे मनाने का ऐलान किया है। आंदोलन से जुड़े तमाम संगठनों का ने तीनों कृषि कानूनों के विरोध में देशवासियों से समर्थन मांगा है। मोर्चा के नेताओं ने लोगों से अपील किया है कि वे आज अपने घरों और वाहनों पर काला झंडा लगाएं। किसान मोर्चा धरनास्थल पर ही बुद्ध पूर्णिमा मनाएंगे और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। तीनों नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले 26 नवंबर से राजधानी दिल्ली की सीमा पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों के नेता राकेश टिकैत ने ये कहा है कि जो जहां है वहीं विरोध करेगा, और हमने सबको कहा है कि जो विरोध करना चाहता है वो शांतिपूर्ण ढंग से अपने वाहनों और घरों के बाहर काले झंडे लगाएं। अगर घर बाहर नहीं जा रहे तो घर के ऊपर लगाएं, बाहर जा रहे तो वाहन के ऊपर लगाएं। तो ये 2 चीजें थी किसान आंदोलन के 6 महीने बनाम सरकार के 7 साल। आज ही के दिन ये मामला हुआ था। लेकिन ये कुछ और भी चीजें हैं आज के दिन के साथ जुड़ी। वो ही है कि आज ही के दिन 1926 में उत्तराखंड में एक आदमखोर तेंदुआ को जिम कॉर्बेट नाम के शिकारी ने मार गिराया था। जिम कॉर्बेट वही जिनके नाम पर अब वहां पे नेशनल पार्क है। तो जिम कॉर्बेट शिकारी थे और 125 लोगों को एक तेंदुआ वहां शिकार बना चुका था, जिसको लेकर जिम कॉर्बेट को जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो मारे उसको। और उन्होंने अंततोगत्वा 1 साल तक उसको ढूंढने के बाद मार गिराया। 1 साल तक ढूंढने का मतलब ये था कि वो नहीं चाहते थे कि उनकी गोली का शिकार कोई दूसरा तेंदुआ बन जाए। उन्होंने लगातार उसका पीछा किया और अंततोगत्वा उसको मार गिराया। तो जिम कॉर्बेट के नाम पे भी आज का दिन इसलिए याद किया जाता है क्योंकि उन्होंने एक आदमखोर तेंदुए से उत्तराखंड, खासतौर से गढ़वाल के लोगों को जो है मुक्ति दिलाई थी। 125 लोगों को वो खा चुका था और आलम यह था कि 4 बजे ही लोग घरों में बंद हो जाते थे। ये आज का छोटा सा इतिहास जिसकी मैंने आपके साथ चर्चा की। और उसके बाद बात कर लेते हैं, देश में एक बार फिर से थोड़ा आंशिक जो है बढ़ोतरी हुई है केसेस में। हालांकि ये लगातार कम चल रहा है, लेकिन पिछले 24 घंटे के मुकाबले आंशिक बढ़ोतरी हुई है। 2 लाख से नीचे चले गए थे केस, 1,95,000 पे आ गए थे, लेकिन 24 घंटे में नए केस जो 2,08,000 हैं और बीते 24 घंटे में 2,95,000 ठीक भी हुए हैं और कुल मौतें 4,159 है। ये चिंता का विषय बना। लगातार 4,000 से ऊपर मौतों का एवरेज चल रहा है। 25 दिनों का अगर डाटा ले मई का, तो 1 लाख से ज्यादा मौतें हो चुकी है। 25 दिनों में 1 लाख की से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। 7 मई को ये शुरू हुआ था मामला 4233, फिर उसके बाद 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21 और 23 मई को जो है 4,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। बीच में कुछ कम भी हुआ, लेकिन ले दे के एवरेज वही बना हुआ है। तो 1 लाख लोग अब तक मई महीने में ही मौत का शिकार हो चुके हैं पूरे देश में की बात करें। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी कहीं शांति नहीं है। यहाँ भी 1 महीने में ही, मई के अब तक 25 दिनों में 1,383 लोग जो है वो काल का शिकार बन चुके हैं, कोरोना का शिकार बन चुके हैं जी। ये चिंता इसलिए है और ये चिंता अब जो है हाई कोर्ट ने भी जताई है। हाई कोर्ट ने प्रदेश में होने वाली मौतों पर चिंता जताई है और राज्य सरकार की क्लास लगाई है। पिछले कल हाई कोर्ट ने एक पीआईएल पर सुनवाई के दौरान सरकार से इस बात पर अपनी नाराजगी जाहिर करी कि
सैंपलिंग कम हो रही है। सरकार ने बताया था कि रोजाना 15,000 और 14,000 के बीच में आरटीपीसीआर टेस्ट हो रहे हैं। हालांकि ये सही नहीं है, आरटीपीसीआर नहीं, उन्होंने सारे टेस्ट बताए होंगे। आरटीपीसीआर तो रोजाना 4 से 5,000 हो रहे हैं, रैट जो है वो 8 से 10,000 के बीच में हो रहे हैं। तो ये आंकड़ा सही है, लेकिन चलिए ओवरऑल टेस्ट जो है वो 14,000 15,000 के बीच भीतर है। हालांकि पिछले कल 11,919 थे, उससे पिछले कल जो है वो 11,666 थे, यानी 24 को 11,666 थे और 25 को 11,919 थे और 23 का भी देख लेते हैं। 23 को तो ये 7,500 थे जी, 23 को तो 7,500 थे। तो पिछले 3 दिन से तो 15,000 टेस्ट भी नहीं है। लेकिन हाई कोर्ट ने कहा है कि कम से कम डेली 20 से 30,000 के बीच में टेस्ट होने चाहिए, उससे ही आप बीमारी को सही ढंग से पकड़ सकते हैं। अन्यथा ये आंकड़ेबाजी है कि कम हो गया, ज्यादा हो गया, उसी से आपको सही चीज पता चलेगी। एकदम से अगर ज्यादा टेस्ट करेंगे तो केसेस ज्यादा आएंगे, लेकिन कुछ अरसे तक आएंगे। उसके बाद जब आप मैक्सिमम कॉम्बिंग कर देंगे, मैक्सिमम लोगों को टच कर लेंगे टेस्टिंग के मामले में, तो निश्चित तौर से केसेस में कमी आएगी। तो हाई कोर्ट जो है नाराज है इस बात से, हाई कोर्ट चिंतित है इस बात पे कि प्रदेश में मौतें बढ़ेंगी। उन्होंने साफ कहा है कि अगर टेस्टिंग ज्यादा नहीं होगी तो डेथ बढ़ेगी, क्योंकि लोग घरों में ही नीम हकीम खतरे जान के चलते अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं। ये मामला जो है कल मुख्य न्यायाधीश श्री एल नारायण स्वामी और न्यायाधीश अनूप चिटकारा की खंडपीठ के समक्ष आया था। किसी ने पीआईएल करी थी मौतों को लेकर और सैंपलिंग को लेकर जो है, तो उसके दौरान जो है हाई कोर्ट ने ये टिप्पणियां पास करी हैं जी। ये निश्चित तौर से चिंता का विषय है और अंततोगत्वा अब हम कह सकते हैं कि इस मामले में हाई कोर्ट भी एक्शन मोड में आ गया है। अब तक बाकी जगहों से इस तरह की खबरें आ रही थी कि हाई कोर्ट ने ये कह दिया, वहाँ के हाई कोर्ट ने ये कह दिया, दिल्ली में, बाकी जगहों, गुजरात में, बॉम्बे, बाकी जगहों पे आ रहा था, लेकिन हिमाचल में भी इस तरह से नहीं था। लेकिन अंततोगत्वा जब चीज़ें संभल ही नहीं रही हैं तो यहाँ भी हाई कोर्ट को जो है दखल करना पड़ा। आपको याद होगा शिमला में जब पानी खत्म हो गया था 3 साल पहले, तो भी चीफ जस्टिस को आधी रात सड़कों पर उतरना पड़ा। सवाल यह है कि अगर अदालत डंडा मारेगी, क्या तब हम तभी करेंगे? क्या हम तभी चीजों को करेंगे? लगातार मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 15,000 टेस्ट जो है करेंगे, हम डेली करेंगे, लेकिन वास्तविकता यह है कि आप हफ्ते के एवरेज निकालो तो हफ्ते में 2 दिन तो 15,000 को ले दे के टच किया जाता है, लेकिन संडे, मंडे और ट्यूसडे 3 दिन तक सैंपलिंग औंधी रहती है उसके बाद, और बात फिर वहीं आ जाती है। लोकल एक कहावत है, पंचा दा क्या सर मत्थे परनाला उथे दा उथे। तो अब इस मामले में भी हाई कोर्ट के कहने के बाद भी अगर ऐसा ही होता है तो राम जाने जी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से खबर है कि सूबे में केंद्र का फैसला फिलहाल लागू नहीं होगा और हम नहीं चाहते कि भीड़ जुटे। भीड़ कैसे जुटेगी? 18 से 45 वालों की जो मामले में ऑन द स्पॉट से भीड़ कैसे जुटेगी, और 45 से 60 और 60 से ऊपर वाले जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आ रहे हैं तो भीड़ क्यों नहीं जुट रही? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि उनके आने से भीड़ नहीं होगी, इनके आने से भीड़ होगी। ये समझ से बाहर है, क्योंकि जनसंख्या का अनुपात तो लगभग उतना ही है। 18 से 44 वालों की जितनी जनसंख्या है उतनी ही 45 से 60 वालों की भी है। जब उनके आने से उनको लगातार दोनों को इकट्ठी लगी, 45 से 60 वालों को भी और 60 से ऊपर वालों की, इन दोनों वर्गों को इकट्ठी लगनी शुरू होगी। शुरू में 60 वाले शुरू हुए थे, बाद में 45 प्लस वालों की को जो ओवरऑल कर दिया। पहले 45 प्लस वाले जो गंभीर रूप से बीमार थे और 60 साल प्लस वाले ये थे। अब जो है अभी इसकी स्थिति ये है कि 45 प्लस से ऊपर के तमाम लोग एक साथ जाके वैक्सीन लगवा सकते हैं। लेकिन इस मामले में भीड़ हो जाएगी, ऐसा कहना मुख्यमंत्री का, और कहा है कि भीड़ को जो है हम रोकने के लिए अभी वैक्सीनेशन सेंटर में कोई नया व्यवस्था नहीं करेंगे। जिसकी बुकिंग होगी, जिससे बुलाया जाएगा वही आएगा और पुरानी व्यवस्था ही लागू रहेगी। तो ये निराशा जी आपके लिए सेंटर की साफ गाइडलाइन है। लेकिन बड़ी बात यह है, हम ये नहीं कहते कि ठीक है भीड़ वाला मामला आपका ठीक है, लेकिन कुछ जिलों पे जेन्युइन केसेस हैं जहां पे नेट नहीं है। लाहौल स्पीति, जनजातीय एरिया किन्नौर और भरमौर, या कुछ और भी सेगमेंट्स हैं, इवन शिमला का डोडरा कौर वाला एरिया, शिमला का चढ़गांव, रोहडू वाले जो आंतरिक एरिया, जहां बच्चों को अपनी ऑनलाइन क्लास लगाने के लिए भी जंगल में जाके बैठना पड़ता है, सिग्नल नहीं है मोबाइल का। या फिर बहुत से ऐसे लोग जो गरीब हैं, कमजोर हैं, जिनके पास 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं है इस कोविड कर्फ्यू के दौरान, उनके पास ये तो सोच नहीं सकते कि आप फीचर फोन के अलावा कोई दूसरा फीचर फोन भी हो, और इसके लिए तो स्मार्टफोन चाहिए। जिनके पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, उनको क्या वैक्सीन लगवाने का हक नहीं है?
हमारा मुद्दा ये है, हम ये नहीं कह रहे कि जो साधन संपन्न लोग अपनी बुकिंग नहीं करवा पा रहे, स्लॉट बुक नहीं करवा पा रहे, आप उनको राह दिए। हम तो कह रहे हैं कि गरीब आदमी का भी सोचो, कोई ऐसी व्यवस्था तो बनाओ कि कोई पंचायत का पंच, प्रधान, आशा वर्कर ये सत्यापित करे कि गरीब आदमी, इसके पास फोन नहीं है लेकिन इसके पास बच्चे तो हैं 18 साल वाले, 20 साल वाले, इसकी अपनी उम्र जो है 44 साल है, इसकी बीवी की उम्र जो है 41 या 42 साल है, और इनको भी कोरोना से डर है, इनको भी कोरोना से डर है, इनको भी वैक्सीन लगनी है। कम से कम हमारा ये मानना है कि अगर एक वैक्सीनेशन पे सेंटर पे 100 वैक्सीन लगती, 100 लोगों को वैक्सीन का टारगेट रखा गया है, तो कम से कम 10 लोग ऐसे लिए जाने चाहिए जो गरीब हैं, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, जिनकी इंटरनेट के प्रति कोई एक्सेस नहीं है, उनको पकड़ के लाया जाना चाहिए खेतों से। उनको मनरेगा की मजदूरी जहां कर रहे हैं वहां वैक्सीन लगवाओ उनको। सबसे ज्यादा खतरा तो उनको है। साधन संपन्न लोग तो क्या है कि घरों में भी बैठे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है घाटा हो रहा है, लेकिन दे कैन अफोर्ड कि घर में बैठ के अपनी सेफ्टी से तय कर सकें, और उनके पास इतने पैसे भी हैं कि वो 10-15 दिन, महीना बैठ के खा सकते हैं। लेकिन गरीब आदमी जिसको रोज जाना है, सुबह कमाना है और फिर शाम को चूल्हा जलाना है, और ये भी चिंता है कि कोरोना से बचना है, उसको तो वैक्सीन सबसे पहले लगनी चाहिए। नेता अभिनेता बाद में जी, और अंतिम आदमी, अंत्योदय, बीजेपी का नारा है अंत्योदय, अंतिम आदमी का उदय, वो होना चाहिए। प्रथम का नहीं, प्रथमोदय नहीं होना चाहिए कि इसके पिताजी आईएएस हैं, इसको स्लॉट में चुपचाप डाल दो, इसके पिताजी नेता हैं, इसके पिताजी पत्रकार हैं। हम अपनी ओर भी उंगली करते हैं, आपकी ओर को एक कर रहे हैं तो 4 मेरी, 3 मेरी ओर को तो ये कि ऐसा भी है, ये सिफारिश है, सिफारिश वाले बंद करने चाहिए। जो जेन्युइन है, जो गरीब है, जो मनरेगा में दिहाड़ी लगा के बच्चे पाल रहा है, उसकी ये चिंता तो दूर कर दो कि उसके बच्चों को वैक्सीन लग गई है, उसको ये भी चिंता है कि मेरे बच्चों को पता नहीं कब लगेगी वैक्सीन। ऐसी ही स्थिति में जो है मानसिक अवसाद उपजता है गरीब के मन में। ऐसे ही समय में ये भावना आती है कि उसका कोई नहीं है, जबकि ऐसे समय में गरीबों को यह एहसास दिलाने की जरूरत है कि उसका कोई तो है। इसलिए उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए जी। और एक नई व्यवस्था, जो अच्छी व्यवस्था है, सरकार ने आदेश किए हैं कि जो लोग होम आइसोलेट हैं कोविड की वजह से या किसी के प्राइमरी कॉन्टेक्ट होने की वजह से, और वो राशन के डिपो पर नहीं जा पा रहे हैं, उनको घर द्वार राशन उपलब्ध करवाया जाएगा। इसकी व्यवस्था संबंधित वार्ड पंच और प्रधान करेंगे, यानी डिपो वाला नहीं जाएगा। पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था तो डिपो वाले बेचारे घर घर से राशन उठा के गए थे, वो नहीं जाएंगे। वार्ड पंच जो है कुछ स्वयंसेवियों के लिहाज से व्यवस्था करे, या अपने वार्ड में खुद दे दे। उसके किसी एक वार्ड में कितने लोग होंगे पॉजिटिव, कितने परिवारों को इस तरह से जो है आइसोलेट होंगे, 1, 2, 3 वार्ड इतने छोटे होते हैं, चलिए 10 हो गए, तो वार्ड पंच जो है उन 10 लोगों को राशन लेके पहुंचाएगा। और इसकी देखरेख कौन करेगा? प्रधान करेगा। ऐसा नहीं कि प्रधान लेके जाएगा, लेकिन वार्ड पंच ऐसा कर सकता है। वार्ड पंच जो है मोहल्ले के ही, अपने वार्ड के ही 2-4 और स्वयंसेवी लड़कों को लेकर ये काम कर सकता है। तो ये सरकार ने कह दिया है कि जो कोविड पॉजिटिव है, कोविड की वजह से आइसोलेट है, उनके घर द्वार पे डिपो, सस्ते राशन का जो सामान है वो पहुंचाएगा, सस्ता राशन डिपो को पहुंचाया जाएगा। और अगर उनको ये भी कहा गया कि अगर आप कोविड से पीड़ित हैं तो अपना जो 10 दिन का, 17 दिन का जो कोविड पीरियड है वो पूरा करने के बाद ही डिपो में आए। आपको 10 दिन के बाद डिपो आने की जरूरत नहीं है। आप फोन कर दीजिए, आपके घर में राशन नहीं है तो डिपो का नंबर सबके पास होता है, कोई ना कोई व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन ये व्यवस्था वार्ड पंच को करनी होगी, बाकी नहीं होगा तो डिपो वाले भी पहुंचा देंगे। ऐसा कुछ नहीं है आज के मामले, लेकिन ये एक अच्छा फैसला है। ये अच्छा फैसला है, इसकी जितनी सराहना की जाए वो कम है जी। उधर लगातार आपदा में पेट्रोल और डीजल अवसर ढूंढ रहा है। लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम जो बढ़ रहे हैं, आज फिर से दाम बढ़ गए जी। 23 पैसे पेट्रोल में और 25 पैसे की बढ़ोतरी डीजल में हुई है। अब दिल्ली में पेट्रोल 93.44 रुपये और डीजल 84.32 रुपये मिलेगा जी। मई महीने में ये 13वीं बार बढ़ोतरी हुई है, पेट्रोल और डीजल की 13वीं बार बढ़ोतरी हुई है जी। तो ये आज की खबरें थी जी। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 2042 नए केसेज आए हैं, 3067 रिकवर हुए हैं। कुल मिला के जो 60 डेथ थी, अगर उनको डेथ के नंबर को जो है वो 60 डेथ को जो है हटा दिया जाए तो 1068 का एक्टिव केसेस में एग्जैक्ट कमी आई है। हालांकि आंकड़ों के लिहाज से देखें तो 1128 की है, लेकिन 60 तो डेथ हुई है तो उनको काट देंगे तो 1068 बच जाते हैं। वो जो है एक्टिव केसेस में कमी हुई है। जो रिमार्केबल रिकवरी है वो कांगड़ा की है। कांगड़ा जो 14 मई को संभवतः 14 या 16 को जी, ये 15 मई को, माफ कीजिएगा, ना 14 ना 16, कांगड़ा 15 मई को 12,465 एक्टिव केसेस के साथ सबसे परेशानी वाली हालत में, वहां 50% केसेस जो है वो इन 8-9 दिनों में
घट गए हैं। कांगड़ा के वर्तमान में जो एक्टिव केसेस हैं वो घट के 6,832 रह गए जी। कांगड़ा के 7,000 से नीचे आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। और झंडी वाले मामले को भी ले लेते हैं जी। झंडी पे झंड जारी है, झंडी पे झंड जारी है। सोशल मीडिया में आप लोग तो कर ही रहे हैं, लेकिन अब सरकार के इस फैसले पर विधायकों की प्रतिक्रिया भी आनी शुरू होगी। बीजेपी की ओर से अभी कोई विधायक नहीं बोला है, डर रहता है सरकार का, इसलिए नहीं बोला है। ऑफ द रिकॉर्ड कई बोल रहे हैं। ऑफ द रिकॉर्ड 15 विधायकों ने हमारे साथ कहा है कि ये हम नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि ये तो उल्टा झंडी नहीं ये डंडा हो जाएगा, झंडा नहीं ये डंडा हो जाएगा, ये उनका साफ कहना था। लेकिन उन्होंने कहा कि हम ऑफ द रिकॉर्ड बोल रहे हैं तो हम उनको नहीं बता पाएंगे। लेकिन लगातार कांग्रेस की ओर के जो सीनियर लीडर हैं उनके इस तरह के बयान आ रहे हैं। मुकेश अग्निहोत्री ने कल कहा था, इंद्रदत्त लखनपाल ने कल कहा था, अनिरुद्ध सिंह ने तो यहां तक कहा कि जो झंडी लगाएगा वो अगली बार गाड़ी से भी जाएगा, यानी उसको लोग घर बिठा देंगे। उधर आज आशा कुमार ने भी कहा है कि टाइमिंग ही नहीं, ये फैसला भी गलत है। उन्होंने खुल के कहा है, उन्होंने कहा कि ठीक है जब ये फैसला हुआ था तो उसमें हमारी पार्टी के लोग भी थे, हो सकता है वो लोग आज भी झंडी का समर्थन कर ले, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा कि वो विधायक ही क्या जिसको आइडेंटिटी क्राइसिस है। अगर विधायक ये कहता है कि उसको लोग पहचान नहीं रहे, उसको लोग मान सम्मान नहीं दे रहे, तो फिर काहे का विधायक है? क्योंकि विधायक तो लोगों ने चुना है, ऐसा कैसे संभव है कि लोग उसको मान सम्मान नहीं देंगे? तो उन्होंने कहा कि ये झूठी शान का प्रतीक है और ये नहीं होना चाहिए। आशा कुमारी का कहना था। उन्होंने कहा कि ना तो मेरी गाड़ी में पहले कभी जब मैं मंत्री थी तो हुटर लगा, झंडी तब नियमों के प्रावधान के तहत लगती थी, जब झंडियां बंद हुई तो हमने वो लगानी बंद कर दी, और ना ही वो एक एमएलए के तौर पर कोई झंडी लगाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि ये सारी जो संक्रमण है ये हरियाणा से शुरू हुआ, जो बीजेपी लेड स्टेट है, और अब जो है हिमाचल प्रदेश में भी ऐसा फैसला हो गया। ये इन सरकारों को ये तय करना होगा कि क्या वो प्रधानमंत्री अपनी ही पार्टी के जो सर्वोच्च नेता हैं, प्रधानमंत्री जो देश के भी सर्वोच्च नेता है निश्चित तौर से बाय बीइंग ऑफ हिज सीट एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो क्या वो उनके विचारों को नहीं मानते, जिन्होंने वीवीआईपी कल्चर और वीआईपी कल्चर खत्म करने के लिए फैसला लिया था कि झंडी नहीं लगेगी, लाल बत्ती कोई नहीं लगाएगा? ये भी उन्होंने सवाल उठाया। तो देखिए लगातार ये सवाल सामने आ रहे हैं। हालांकि कुछ विधायक हैं कांग्रेस के जो कह रहे हैं कि जिसको नहीं लगानी हो ना लगाए, जिसको लगानी हो वो लगाए। लेकिन एक बात जरूर है कि जिस तरह से बड़े लीडर कह रहे हैं कि ये झंडी नहीं, ये जनता को राहत पहुंचाने का समय है, इसकी टाइमिंग गलत है। ये फैसला सही है या नहीं है ये अलग बात है, लेकिन इसकी टाइमिंग गलत है, ये झंडी देने का समय नहीं है। वो इस चीज को लेकर जो है अब मामला गिर गया। हालांकि मुख्यमंत्री अभी भी ये कहकर बचाव कर रहे हैं कि इससे कोई राजस्व का नुकसान नहीं होगा, इससे कोई राजस्व का नुकसान नहीं होगा, कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा झंडी देने से। निश्चित तौर से आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा इससे, क्योंकि उनकी इससे झंडी लगने से उनको कोई झंडी भत्ता नहीं मिलेगा। हालांकि कोई बड़ी बात नहीं, कल को कोई झंडी भत्ता भी मांग ले, लेकिन फिलहाल झंडी भत्ता नहीं है जी कोई। लाइटर बीन में मैं कह रहा था, तो मुख्यमंत्री ने वही फैसला, ये मुख्यमंत्री का फैसला नहीं, मैं आपकी जानकारी दिलवा दूं। इसमें एक समिति बनी थी, उसमें कांग्रेस के लोग भी थे, उसमें निर्दलीयों में से भी कोई था, और बीजेपी के लोग भी थे, सभी दलों के, सर्वदलीय बोल सकते हैं आप। उस मीटिंग में ये फैसला, उस समिति ने ये फैसला किया था कि दे दी जाए झंडी, हरियाणा की तर्ज पर झंडी दे दी जाए। लेकिन अभी इसकी टाइमिंग जो है वो निश्चित तौर से खराब है। समय पर अगर कोई चीज नहीं की जाए तो वो सही नहीं होती। कोई चीज सही जगह ना हो, इफ राइट थिंग इज नॉट एट द राइट प्लेस, द रिजल्ट विल नेवर बी राइट। तो ये प्रॉब्लम है जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच। और नहीं, बीजेपी के बहुत से लोग हैं जी जिन्होंने हमसे कहा है कि हम नहीं लगाएंगे, हम नहीं लगाएंगे, उन्होंने कहा है जी। तो ये जो है ये संजीव गोयल जी कह रहे हैं कि झंडियों की बातें क्या मोदी बिल्कुल जाती होंगी, मोदी जी तक क्यों नहीं जाती हैं? अगर आप छोटा सा ट्वीट करेंगे तो वो मोदी जी तक जाता है, तो ये क्यों नहीं जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल जी, काम वंदना ने बिल्कुल ठीक है कि काम करो तो दुनिया खुद इज्जत देती है। आज इज्जत उस चालक की भी हो रही है जो ऊना से लगातार एक साल से बिना कोई छुट्टी लिए जांच के लिए सैंपल जो है टांडा, पालमपुर और नेरचौक ले जाता है। उसकी भी इज्जत है समाज में, वो भी हीरो है हमारे समाज का। वो डॉक्टर जो दिन रात कोविड वार्ड में ड्यूटी दे रहे हैं, कई महीनों से घर नहीं गए, उनकी भी इज्जत है। वो भी ईश्वर तुल्य है इस संकट काल में। वो नर्सेज
वो पैरामेडिकल स्टाफ जो अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को, दुधमुहे बच्चों को घर वालों के पास छोड़ के कोविड वार्ड में ड्यूटी दे रही हैं और वहीं 3-3, 4-4 महीने से लगातार ड्यूटी दे रही हैं या 6-6 महीने से भी लगातार ड्यूटी रही हैं, वो भी हीरो हैं। वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल से कम थोड़ा है, इज्जत उनकी भी है। काम अच्छा करेंगे तो निश्चित तौर से लोग रास्ता छोड़ेंगे। फौज की वर्दी में अगर कोई है तो लोग रास्ता छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं? फौज की इज्जत है। कल को डॉक्टर आपको दिखेगा तो आप उसको रास्ता देंगे, क्योंकि आपको पता है, आपने देख लिया कि डॉक्टर किस तन्मयता से काम करते हैं, किस तत्परता से काम करते हैं। निश्चित तौर से आपके सामने अगर ऑप्शन होगा कि डॉक्टर को पास चाहिए तो आप देंगे, क्योंकि वो आपको पता है जल्दी पहुंचेगा तो शायद किसी एक आदमी की जान बचा देगा। नर्सेज को आप दूर से देख के सलाम करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इन्होंने कितनी सेवा करी। लेकिन जिसने कुछ नहीं किया, वो चाहे जितनी मर्जी झंडियां लगा के चले, कार पे लगाए, मोटरसाइकिल पे लगाए, हेलमेट पे लगाए या छाते पे लगाए, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता जी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच जी।